स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और पूरे इंडिया में धमाल मचा दो इस वीडियो की। तो चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का सेशन हमारा नहीं हुआ, वो मैंने इंटेंशनली कल का सेशन नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका था। तो उसके 250 डेज प्लान के वीडियोस देखने के लिए फिर मैंने कुछ आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन जो दिए थे वो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया था और मैंने बोला था अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशंस आप रिवाइज कर लेना। तो जो असाइनमेंट था, जो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 9 था, उसमें कुछ स्टूडेंट को कुछ डाउट्स हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आपने पोस्ट कर दिए। 2-3 क्वेश्चंस में आपको डाउट है। एक जो वो इंटरवल वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कौन से इंटरवल के लिए हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें सबका डाउट है। तो वो जो 2-3 क्वेश्चंस के डाउट है उसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको पोस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली तो हमने पहले लीनियर अलजेब्रा डिस्कस किया था। तो मैंने लीनियर अलजेब्रा पूरा खत्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें जितनी जरूरत थी उतना हमने कर दिया। डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट था और दूसरा यूलर्स इक्वेशन वाला पार्ट था, यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपने 250 डेज प्लान आपने देखा है और आप ये सीख चुके हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और बहुत सारे केसेस में कन्वेंशनल अप्रोच को छोड़ के जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जाते हैं तो हमें आंसर फटाफट मिल जाता है। और फिर यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, वो सब हमने वहां पे सीखा था 250 डेज प्लान में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी जैसे कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखा, हमने ऑलमोस्ट 6 घंटे में खत्म कर दिया पूरा। और ट्रस्ट मी, अगर आपने गेट के पीवाईक्यू लगाए होंगे मेरे साथ तो आपको पता चल रहा होगा आपके 95% क्वेश्चन सोल्व हो गए जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया था उसमें से। सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी होने वाला है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैं जो आपको 5 से 6 घंटे में पढ़ाने वाला हूं, आपके सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। देखो, लीनियर अलजेब्रा हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, कैलकुलस हो, अगर एक मैथमेटिक्स का इंजीनियर होगा जो बीएससी या एमएससी कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो आप एक मतलब पूरा एक सब्जेक्ट ही है। जैसे हम इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसका पार्ट होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उसमें जो ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा एक सब्जेक्ट होता है। हमें मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसका छोटा सा पार्ट है। तो हमारा एक ही इंटेंशन होना चाहिए, इस पॉइंट पे स्मार्ट वर्क करना है और सिलेबस में स्टिक रहना है। और सिलेबस का आइडिया कैसे आता है, एक तो जो गेट का सिलेबस आता है वो, और कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है वो आइडिया आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और कुछ लोग यहाँ पे गुड आफ्टरनून वाले भी हैं, वो लगता है नींद में है, पता नहीं क्या, दूसरी दुनिया के लोग, ये जादू है, वो जादू कोई मिल गया के जो गुड आफ्टरनून। हाँ, वीडियो कैलकुलस कब स्टार्ट होगा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद हमारा एक ही चैप्टर बचता है, कैलकुलस। जैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म होगा 5 से 6 दिन में, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होगा। कैलकुलस मैंने इंटेंशनली लास्ट में रखा है क्योंकि कैलकुलस में आपको बहुत सारी चीजें बतानी है और स्मूथली मुझे सारी चीजें समझानी है। ओके, चलो ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। जो ब्लर था वो ठीक है, मेरे मोबाइल में ठीक दिख रहा है, सब ठीक दिख रहा है, तो आप अपना रिजोल्यूशन अभी बढ़ा दो। ओके, ठीक है ना? बैकएंड पे सब मेरे मोबाइल में क्योंकि ठीक दिख रहा है तो मतलब ठीक ही होगा। आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ाओ, आईपीएल में बर्बाद मत करो डेटा तुम। चलो, तो सब लोग आ गए हैं, बस 80 लोग ही लाइव का है। ओके, तो 80 स्टूडेंट्स ही लाइव है, ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव चाहिए। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल, हाँ हो गया, रिजोल्यूशन चेक हो गया। अभी तुम अपने उस पर ध्यान दो। हाँ, ये लोग अपने तुम पिक्स उस पर ध्यान दो, मतलब अपना रिजोल्यूशन बढ़ाओ मोबाइल में। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सब ठीक दिख रहा है, सब ठीक दिख रहा है, रिजोल्यूशन सब ठीक दिख रहा है। अभी लेक्चर पे ध्यान दो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या स्टार्ट करेंगे वो देखो। आज हम जो बेसिकली पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है या एंगल क्या होता है। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज। फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका nth रूट कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, ये सब चीजें कैसे फाइंड करते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, आर्गेंट डायग्राम क्या होता है, वो सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट कहां से करेंगे? जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं।
रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं। ये दूसरा ब्रांच है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। जो आज का पूरा लेक्चर होगा बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होगा। कल का जो लेक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन से स्टार्ट होगा। पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, उसमें से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनेंगे। हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे एक ही चीज पे फोकस होगा, वेदर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, मतलब डिफरेंशिएबल है या नहीं। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में हमारा फोकस होगा सीआर इक्वेशंस पे। कहां पे? सीआर इक्वेशंस पे। तो सब चलो मैं इस चैप्टर की आउटलाइन पहले लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। हम कौन कौन से टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम जाएंगे, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में हमारा जो फोकस होगा वो होगा सी आर इक्वेशंस पे। कहां पे? सी आर इक्वेशंस पे, क्योंकि यहां इस पार्ट से गेट के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, सी आर इक्वेशन से। फिर हम देखेंगे फंक्शन एनालिटिक क्या होता है, वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल, वो सब चीजें हम यहां पे देखेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। तो बेसिकली ये हमारा इन 3 सेक्शन में चैप्टर डिवाइड रहेगा। पहला बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन और सीआर इक्वेशन, जो कि कल के लेक्चर में देखेंगे या परसों के लेक्चर में भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स की बात करते तो हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल। हम क्या पढ़ेंगे यहां पे? पहले ही बता दूं, लाइन इंटीग्रल्स। क्या पढ़ेंगे? लाइन इंटीग्रल्स। लाइन इंटीग्रल्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, तो हम वो सब चीजें देखने वाले हैं। दूसरा हम क्या देखेंगे? कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला एंड थ्योरम। ये बस 4 चीजें हम देखने वाले हैं। और हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 5 से 6 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। और गारंटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से याद रखो, गारंटी यहां से पॉइंट नंबर 2 से या पॉइंट नंबर 3 से यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है। ऐसा मान लो 95% प्रोबेबिलिटी होगी, या तो सीआर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा या कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से या थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। और सबसे खास बात यह है, इन दोनों चीजों को समझना बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे नहीं है। आर यू रेडी? तो सबसे पहले ओके, हाँ बिल्कुल। ब्लर, जिनको ब्लर दिख रहा है वो अपना रेजोल्यूशन बढ़ाओ, कि मेरे मोबाइल में तो सब ठीक दिख रहा है। ओके चलो, एक बार मुझे फिर से बता दो क्या आप सबको दिख रहा है, क्योंकि अगर आप में प्रॉब्लम होती तो मेरे में भी प्रॉब्लम होती, लेकिन मेरे मोबाइल में पूरा क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। ओके चलो, दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है ना सब, दिख रहा है। तुम अपना देख लो रेजोल्यूशन। रेडी ओके सर, रेडी ठीक है। रेडी मतलब आ गया। कुछ लोग यहाँ डिस्टर्ब करने आ जाते हैं फालतू में, उनको कुछ काम धंधा है ही नहीं, टाइम बर्बाद करना है बस। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको फटाफट आज खत्म करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, जो आज का हम सेशन ले रहे हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसका असाइनमेंट ऑलरेडी ऐप में जा चुका है, लेकिन वो एक्टिव होगा इस लेक्चर के बाद। तो उसमें 10 क्वेश्चन है, सॉल्व कर देना। कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये लेक्चर अच्छे से देख लोगे तो बना लोगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, और इसको लिखते हैं x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी। तो इस फॉर्म के नंबर को, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जहां पे लेटर से एक एग्जांपल लेंगे, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3i। आई को पीछे रखना अच्छा होता है, तो ऐसे मतलब लिखने में दिखने में अच्छा लगता है। 2 प्लस 3i, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है?
कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, क्या होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहां पे x और y कोई दो नंबर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो x और y दो नंबर होंगे ये रियल नंबर्स होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर्स। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे z से। बेसिक्स आप इसके 12th में पढ़ चुके हो, मैं फिर से लेकिन रिविजिट करवा रहा हूं ताकि हम डायरेक्ट सीआरई क्वेश्चन पे जब जाए तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ हम डील करने वाले हैं जो कि आप नहीं पढ़ते। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, देखो यहां पे x अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x क्या होगा 2, y क्या होगा 3, दोनों क्या है, रियल नंबर से, दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं तो इसके साथ क्या क्या टर्मिनोलॉजी कनेक्टेड है वो हम देखेंगे। इसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके साथ दो चीजें हमेशा होंगी, उसका एक रियल पार्ट होगा, उसके साथ क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो जब मैं बोलूं रियल पार्ट तो हम दिखाएंगे आर ई ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये डिनोट कर रहा है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बताओ रियल पार्ट क्या होगा। तो चलो मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यहां पे क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x। मैं लिखूं इमेजिनरी पार्ट आई एम जी ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y होगा, आई वाई नहीं, आई वाई नहीं, जो आई का यहां पे कोएफिशिएंट दिख रहा है y, जिसके साथ आई मल्टीप्लीकेशन में, वो नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आर ई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड जो कि x है, आई एम जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये क्या है, मेरा y है। और इस नंबर के केस में देखो तो मैं इस z के केस में बोलूंगा रियल पार्ट z का मेरा 2 है, इमेजिनरी पार्ट मेरा 3 है। क्लियर इतनी बात, रियल पार्ट यहां पे 2 है, इमेजिनरी पार्ट यहां पे 3 है। तो ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं, मेनली दो फॉर्म होते हैं, दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा होता है पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है वो समझो, कार्टेशियन फॉर्म, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब प्रॉब्लम सोल्व करोगे बेसिक के तो ये काम आएंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, इसको सिंपली बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अभी दूसरा होता है पोलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये सब जो मैं बेसिक लिखवा रहा हूं ये नोटबुक में लिख लेना, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सिंपल है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी चीजें, कोई दुविधा वाली चीजें इसमें नहीं है। तो पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा। क्लियर, तो ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये मेरा पोलर फॉर्म हो गया। अभी कुछ चीजें समझो, हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हम बोलते हैं, इसके साथ दो चीजें कनेक्टेड है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। तो मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये सब चीजें रैंडमली लिखते जाओ, नोटबुक में होनी चाहिए बस, और एक बार देख लेना आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। वैसे आप करते ही हो ये सब चीजें, जब आप, अगर आप इलेक्ट्रिकल, ईसी या आईएन के स्टूडेंट है तो आप सर्किट एनालिसिस में फेजर पढ़ते हो, वहां पे ये सब चीजें डिस्कस हो जाती है। तो z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ जेड को डिनोट करते हैं मॉड ऑफ जेड से, या तो हम r से भी डिनोट यहां पे कर सकते हैं, r से। और ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर करो, उसमें इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या कर दो, ऐड कर दो, फिर उस ओवरऑल टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ जेड। क्लियर। और क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एंगल ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम बोलेंगे थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, क्या करो, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करो। क्लियर। तो ये हमारा हो गया थीटा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो हम देखेंगे कैसे उसको निकालते हैं। और अगर मैं ऐसा बोलूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा, जो कि क्या होगा, माइनस पाई और पाई के बीच में होगा। वो एंगल जो माइनस पाई और पाई के बीच में है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहां पे देखो, माइनस पाई से पहले ओपन इंटरवल लगाया है, पाई के बाद क्लोज इंटरवल लगाया है, इसका मतलब है थीटा
थीटा अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो थीटा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और थीटा पाए भी हो सकता है लेकिन माइनस पाए नहीं हो सकता, माइनस पाए नहीं हो सकता। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया पोलर फॉर्म, और ये हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है और मुझे पोलर फॉर्म में जाना है, तो पोलर फॉर्म में जाने के लिए मुझे आर चाहिए। आर क्या होता है, सिंपली इस जेड का मैग्नीट्यूड, वो हमारा निकल जाएगा। फिर पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे थीटा चाहिए, थीटा भी मैं ऐसे निकाल सकता हूं, थीटा भी ऐसे निकाल सकता हूं। और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो हमें वो थीटा निकालना है जो माइनस पाई और पाई के बीच में हो, और ये इंटरवल, दिस इंटरवल इज इंक्लूसिव ऑफ पाई बट नॉट माइनस पाई। तो इतना हमारा हो गया। अभी हम क्या ड्रॉ करते हैं उसको ध्यान दो। आर्गेंड डायग्राम, आर्गेंड डायग्राम हम यहां पे क्या करेंगे, या कॉम्प्लेक्स प्लेन डायग्राम, आर्गन डायग्राम, या प्लेन, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे हम कैसे दिखाएंगे, हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। इमेजिनरी एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, वाई से। किससे डिनोट करेंगे, वाई से। क्लियर इतनी बात। तो ये यहां पे क्या दिखा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारी रियल एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है वो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो अभी ध्यान दो, अगर मेरे पास आर्गेंड डायग्राम है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है या आर्गेंड प्लेन है, और मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पिक्टोरियली वहां पे दिखा सकता हूं। किसी, मतलब ये क्या है, एक प्लेन है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, पिक्टोरियली दिखा सकते हैं। उस प्लेन को हम सिंपली बोलते हैं आर्गेंड डायग्राम। जैसे कि लेटर से मेरे पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, लेटर से समथिंग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई यहां पे शो करना है। अब ये एक्स प्लस, जब हम आर्गेन डायग्राम में इसको ड्रॉ करते हैं तो इसके साथ दो चीजें कनेक्टेड हो जाती हैं, एक आर एक थीटा। आर क्या होता है वो समझो, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या करो, इस पॉइंट और ओरिजिन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उसका जो डिस्टेंस, ये इसकी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, हमारी आर होगी, डेट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ओरिजिन से इस पॉइंट पे, ओरिजिन से इस पॉइंट पे, वो सिंपली क्या है, उस लाइन के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं थीटा। उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्लियर इतनी बात, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो आर्गेन डायग्राम में हम आर और थीटा को ऐसे शो कर सकते हैं सिंपली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड है, ये सिंपली क्या बता रहा है कि जो वो पॉइंट नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या सिंपली हम बोले वो जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो हमें बताता है मॉड्यूलस ऑफ जेड। क्लियर इतनी बात। और दूसरी बात, अगर हम थीटा क्लॉकवाइज कन्वेंशन लेते हैं, क्लॉकवाइज कन्वेंशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन अगर लेते हैं तो थीटा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज कन्वेंशन लेते हैं तो थीटा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो थीटा को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो थीटा को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, डेट्स इट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो ये बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, फिर कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, फिर पोलर फॉर्म क्या होता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है नंबर का, फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिर कार्टेशियन फॉर्म दिया हो तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर हम निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं यहां से, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, वो थीटा जो माइनस पाई और पाई के बीच में हो, वहां पे पाई भी हो सकता है लेकिन माइनस पाई नहीं हो सकता। फिर हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन डायग्राम या आर्गेन प्लेन, उसमें हम कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ऐसे दिखा सकते हैं, और यहां से इस पॉइंट से ओरिजिन में एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वही क्या है, ये मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ जेड। और थीटा क्या है, जो ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल आपका बना रहा है। क्लियर इतनी बात। तो अगर देखो अभी एंगल ये थीटा tan इनवर्स y बाय x हमें आता है, हम कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। क्यों, वो देखो कैसे, अगर मेरा पॉइंट यहां पे है तो सीधी सी बात है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव एंगल ही आएगा। जैसे लेटस से यहां पे अगर एक पॉइंट होता z इज इक्वल टू, लेटस से मैं इसको बना देता हूं वैसे 2 प्लस आई, क्या होता 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, तो इसका हम क्या निकालते हैं, tan इनवर्स, या सिंपल इसको और सिंपल बनाओ,
और सिंपल बना √3 प्लस आई, √3 प्लस आई। तो मुझे बताओ √3 प्लस आई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स 1/√3, वो क्या होता है 30 डिग्री, वो क्या होता है 30 डिग्री। क्लियर इतनी बात। लेकिन मैं यही बोलूं अगर पॉइंट यहां पे है, आपका पॉइंट कहां पे है, यहां पे है, पॉइंट यहां पे, तो आप क्या करोगे, अगर आपका पॉइंट यहां पे है, लेटर से पॉइंट है आपका -√3 प्लस आई, क्या है -√3 प्लस आई, फिर क्या करोगे आप इतना एंगल निकाल लोगे तो ये क्या आएगा 30 डिग्री, क्या आएगा 30 डिग्री। लेकिन मैं जो एंगल मेजर करूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मेरा एक्चुअली एंगल कितना होगा, इतना 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो होगा 150 डिग्री। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, हम किस क्वाड्रेंट में हैं, हम किस क्वाड्रेंट में हैं। क्लियर इतनी बात। क्यों, क्योंकि जो आपका कैलकुलेटर आंसर देगा वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही देगा, तो वहां पे आप फंस जाओगे। जो आपका कैलसी आंसर देगा वो -π/2 और π/2 के बीच में देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है और फिर एंगल निकालना है। जैसे कि -√3 प्लस आई देखा मैंने, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, साइन को भूल जाऊंगा, मैं आई का कोएफिशिएंट लूंगा 1 और रियल पार्ट को मान लूंगा √3, 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री। फिर मैंने देखा ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर इतना एंगल, ये इतना एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ इतना एंगल कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस। एंगल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ यहां तक किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम फटाफट आगे बढ़ जाए। ओके हाँ अब सही है, बिल्कुल अब सब सही है, हाँ सही है सही है सही है सही है, हाँ अब सब ठीक दिख रहा है। अच्छा देखो ये सब चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये आप बेसिक्स पढ़ चुके हो पहले भी, बस मैं रिकॉल करवाना चाह रहा हूं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, ओके, ओ माय गॉड, बिल्कुल 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 क्लियर। चलो अभी तक क्लियर, तो आगे बस 2-3 चीजें पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल्स लगाएंगे, फिर हमारा बेसिक्स खत्म। आप अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हो, सिंसियरली चीजों को समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर तो हो गया काम। फिर एग्जांपल्स करेंगे 8-10, थ्योरी जल्दी हो जाएगी तो आपको ही फायदा है। उस फायदा क्यों है, क्योंकि जो मैं सोच के आता हूं जितना टाइम मुझे इस चैप्टर को देना है मैं दूंगा। अगर थ्योरी जल्दी हो जाएगी तो उतना टाइम हम प्रॉब्लम्स पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दो कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा में जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ो, सारे आपके पीवाईक्यू सोल्व हो जाएंगे। तो बताओ हुए कि नहीं। अगर आपने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी ब्रांचेस के लिए होंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने जितना पढ़ाया होगा तो 100% 90 to 95% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो, और फटाफट सॉल्व हो गए होंगे। तो चलो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और क्या चीजें चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमने मॉड्यूलस सीख लिया, हमने फिर कार्टेशियन फॉर्म से पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे वो सीख लिया, आर्ग्यूमेंट सीख लिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सीख लिया, आर्गेन डायग्राम सीख लिया। चलो अभी कुछ आइडेंटिटीज भी देखेंगे, जो जो मींस क्लिक होता जाएगा मैं बताता जाऊंगा बेसिक्स, और इतने ही सिर्फ आपको पढ़ने हैं बेसिक्स। नोटबुक में सिर्फ इतने ही बेसिक्स आपके होने चाहिए और कुछ भी मतलब आलतू फालतू नहीं लिखना है, बस गेट के लिए इतने बेसिक्स काफी है। पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूरी में पीएचडी नहीं करनी है, बस कुछ चीजें ही समझनी है, 5 से 6 चीजें, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर खत्म, सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर खत्म। तो चलो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे, तो चलो स्टार में पहले लगा देता हूं। तो अभी हम सीख रहे हैं व्हाट इज, हमने मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट सीख लिया, अभी हम सीख रहे हैं व्हाट इज कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, conjugate of a complex number। लेट अस से मेरे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इसका मैं बोलूंगा, इसका क्या निकालो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या निकालो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो एक नया नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका निकाल रहे हैं, z का, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z बार से।
किससे? z बार से। z बार मुझे क्या बता रहा है? हमने z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। और जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो सिंपली क्या करना है? रियल पार्ट को छेड़ना नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहां पे प्लस है तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है, और माइनस हो तो प्लस कर देना है। जहां पे भी आई दिखे उसका साइन चेंज कर दो। यहां पे प्लस आई दिख रहा है तो मैंने क्या कर दिया? माइनस आई कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम IOTA, आयोटा भी बोलते हैं, आई को आयोटा भी बोलते हैं, लेकिन हम आई बोलेंगे। और जे भी यहां पे बोल सकते हैं, या इसको जे इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ -1, या आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन जैसे ही हम घुसते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या आईएन में, तो हम कंपलसरी जे ही यूज करना प्रेफर करते हैं रेदर देन आई, क्योंकि वहां आई ऑलरेडी करंट के लिए यूज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप ईसी के स्टूडेंट हो, अगर आप आईएन के स्टूडेंट हो, तो वहां पे क्योंकि हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऑलरेडी ये वाला लेटर यूज करते हैं आई, अपर केस या लोअर केस, तो इसलिए वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने के लिए आई नहीं यूज करते, हम जे यूज करते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अभी यहां से देखो हम कुछ चीजें समझेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है तो मुझे बताओ z इंटू जेड बार क्या होगा? z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार देखो क्या होगा? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो हमें पता है ये आइडेंटिटी हम बेसिक अलजेब्रा से पढ़ते हैं एलिमेंट्री स्कूल से, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको इनके साथ कंपेयर करो, यहां पे a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है? आई वाई है। तो z इंटू जेड बार क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा, ये क्या होगा? माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? आई अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर क्या होगा? -1, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा? प्लस वाई स्क्वायर। और मुझे बताओ मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या था? मॉड्यूलस ऑफ जेड था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मुझे बताओ मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये दोनों चीजें आपको सेम दिख रही है, इसका मतलब जेड इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, सॉरी जेड इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा? जो जेड है उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, अगर उसको उसके ही नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। बस इतना ही याद रखना है, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलो हम पढ़ते हैं जो चीजें बेसिक है। एडिशन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ते हैं। लेटेस्ट से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। तो मुझे बनाना है z1 प्लस z2। तो वो क्या होगा? अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करने हैं? ऐड करने हैं। बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। c प्लस आई डी। तो अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने, सिंपली पहले इनके रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर दो, a प्लस सी, और फिर क्या कर दो? इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर दो, b प्लस डी। तो ये मेरा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का एडिशन। फिर सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? वो देखो, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एडिशन जब करते हैं तो रियल पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कर देना a प्लस डी कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो क्या करना है? दोनों रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस सी, और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स का आपस में सब्ट्रैक्शन करना है, आई बी माइनस आई डी। आई कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो गया? b माइनस डी। ये क्या हो गया? b माइनस डी। तो ये हो गया z1 माइनस z2। अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी
C प्लस ID। और एक बात याद रखना, ये याद मत रखना ये कुछ भी, बस ऐसा हमें प्रोसीजर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, फिर वो रट्टा मार लेंगे, ये वाले को ये से मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को ये से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसा रट्टा नहीं मारना है मल्टीप्लीकेशन में। सिंपल जो मैं यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा हूं वो फॉलो करना है, ऐसे रटने कुछ नहीं बैठना है। सिंपल बेसिक्स क्लियर है तो आपकी सारी चीजें विद इन मिनट्स प्रूव हो सकती है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन हम सीख रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, तो चलो हम क्या कर रहे हैं वो देखो, यहां पे हम दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे हम एलिमेंट्री अलजेब्रा में दो अगर ऐसे आपको दिए गए हो टर्म्स, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, लेट अस से x1 प्लस वाई इंटू जेड प्लस डब्ल्यू, कुछ भी दिया गया हो, तो हम ऐसे दो टर्म्स का कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सिंपल है हमारे लिए, जो एक फर्स्ट जो यहां पे आपको ब्रैकेट दिख रही है उसका एक नंबर लो, फिर क्या करो, वन बाय वन जो दूसरा ब्रैकेट है उसके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। बस यही मैं सिखा रहा हूं, ये तो आपको आता ही होगा। a इंटू सी करो, प्लस क्या होगा i इंटू ए इंटू डी, फिर दूसरे नंबर को पकड़ो, ये आई बी को, इसको c के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस i इंटू बी इंटू सी, प्लस क्या होगा आई स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, जो आई स्क्वायर क्या होता है -1, वो हो जाएगा b इंटू डी। तो ये जो रिजल्ट आएगा z1 इंटू z2, वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा AC माइनस बी डी प्लस AC माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो ये आ गया दो नंबर्स का प्रोडक्ट। सिंपल, वैसे जैसे हम एलिमेंट्री अलजेब्रा में दो हमारे पास ऐसे टर्म्स हो जिनमें दो नंबर्स हो, उनको मल्टीप्लाई करना है, वही हमें यहाँ पे काम करना है। क्लियर? तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू AC माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। अभी हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन। अभी हम चौथा लास्ट क्या पढ़ेंगे, क्वोशंट। क्या पढ़ेंगे, क्वोशंट फॉर्म। तो क्वोशंट फॉर्म मतलब क्या, हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। z1 बाय z2 क्या होगा, a प्लस आई बी डिवाइड बाय c प्लस आई डी, डिवाइड बाय c प्लस आई डी। क्लियर इतनी बात? तो ये अपना हो। चलो मल्टीप्लीकेशन में एक और पॉइंट आपको बताता हूं, फिर क्वोशंट फॉर्म पे हम आएंगे। मल्टीप्लीकेशन में आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं, ये कि देखो क्या होगा, हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लेकिन अगर मैं Z1 को मैं अगर पोलर फॉर्म में ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं R1 इंटू आई इंटू θ1, Z2 इज इक्वल टू R2 इंटू ई टू द पावर आई θ2। और इन दोनों नंबर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करूं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो क्या आएगा, देखो R1 इंटू R2 इंटू आई इंटू θ1 प्लस θ2 इंटू θ1 प्लस θ2। इसका मतलब जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका जो यहां पे मैग्नीट्यूड होगा, यही टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली दोनों जो नंबर्स थे जिनका प्रोडक्ट लिया था उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का क्या लेंगे, हम प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट। और जब दो नंबर्स का हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो चलो अभी क्वोशंट फॉर्म या डिवीजन पढ़ते हैं। तो डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, लास्ट जो यहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है क्वोशंट फॉर्म, तो उसमें लिखते हैं Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस आई बी डिवाइड बाय C प्लस आई डी, डिवाइड बाय C प्लस आईडी। क्लियर? तो ये हमारा क्वोशंट फॉर्म। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इसको अगर हम अभी देखो इसको क्या किया जा सकता है, इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है c प्लस आई डी, उस जो Z2 दिख रहा है, Z2 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर है, वो जो रिजल्ट आएगा Z1 बाय Z2 का, वो x प्लस आई वाई में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, हमने इसका क्या कर दिया, जो यहां पे फ्रिक्शन दिख रहा है उसका रेशनलाइजेशन कर दिया। तो Z1 बाय Z2 अगर पोलर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, R1 e टू द पावर आई θ1 डिवाइड बाय R2 e टू द पावर आई θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 बाय R2 इंटू ई टू द पावर आई θ1 माइनस θ2। क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन में क्या था, जो अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, लेट अस से ये Z है,
ये z के बराबर आया, इसको हम बोलते हैं z। तो अगर दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो जो रिजल्टेंट नंबर आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, और जो यहां पे रिजल्टेंट नंबर आया मल्टीप्लीकेशन के बाद, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इंडिविजुअल आर्गुमेंट का समेशन। अगर हम क्वोशिएंट या डिवीजन करते हैं तो देखो, लेट अस से रिजल्टेंट नंबर है z इज इक्वल टू z1 बाय z2, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, जो पहला जो ऊपर न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड, और जो ओवरऑल ये रिजल्टेंट नंबर आया इसका आर्गुमेंट क्या होगा, जो न्यूमरेटर में नंबर है उसका आर्गुमेंट, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या माइनस कर दो, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट। तो ये सब चीजों पे, ये दो चीजों पे आप फोकस करना, ये दो चीजों पे आप फोकस करना, आर्गुमेंट वाले पे, आर्गुमेंट वाले पॉइंट पे फोकस करना। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा। लेकिन दो नंबर्स का अगर डिवीजन ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का क्या, मैग्नीट्यूड आपस में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो चलो फटाफट बढ़ते हैं। तो बस अभी एक दो चीजें और बाकी हैं, फिर हम आगे एग्जांपल्स में प्रोसीड कर लेंगे, तो हमारा सेशन आज का फ्रूटफुली खत्म हो जाएगा। ओके, तो लास्ट एक चीज बस बाकी है, मेरे ख्याल से एक चीज बाकी है जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक नहीं दो चीजें। ओके, तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इन चीजों को। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी यूलर्स आइडेंटिटी। क्या होता है यूलर्स, जो कि पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्या है, ये बैकबोन है। यूलर्स आइडेंटिटी, यूलर्स आइडेंटिटी, ये सिंपली क्या बोलता है यूलर्स आइडेंटिटी, अगर आपके पास e टू द पावर आई थीटा है, अगर आपके पास e टू द पावर आई थीटा है, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस आई साइन थीटा। क्लियर इतनी बात, cos थीटा इज इक्वल टू आई साइन थीटा। क्लियर? अभी अगर यहां पे ध्यान देना, इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है, अगर मैं ऐसा बोल दूं अभी क्या होगा वो यहां पे ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं ऐसा बोलूं मुझे e टू द पावर आई थीटा और बाहर इसके पावर लगा दो n, ये लिखना है, ये लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर आई इंटू एन थीटा, e टू द पावर आई इंटू एन थीटा, और n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर इतनी बात? इज इक्वल टू अभी मैं क्या लगाऊंगा, मुझे पता है, मैं यूलर्स आइडेंटिटी सिंपली आपको क्या बोल रही हूं, यूलर्स आइडेंटिटी आपको ये बोल रही है, अगर आपके पास क्या है e टू द पावर i इंटू थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिमिलरली यूलर्स आइडेंटिटी में यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे थीटा की जगह पे क्या है n थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस आई साइन थीटा। और मुझे बताओ e टू द पावर आई थीटा क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, टू दी पावर n को क्या लिख सकता हूं, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस आई साइन n थीटा, सॉरी आई साइन n थीटा, क्योंकि यहां पे n पहले से ही है, n थीटा। ओके, ये हमें दो, मतलब यूलर्स आइडेंटिटी से हमारी ये वाली आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ये वाली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। और इसको हम बोलते हैं, ये रिलेशन को, कि अगर आपके पास cos थीटा है प्लस आई साइन थीटा है टू दी पावर n है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, थीटा के साथ n लग जाएगा और इधर भी थीटा के साथ n लग जाएगा। और इसको हम बोलते हैं डी मोइवरेज थ्योरम। क्या बोलते हैं, डी मोइवरेज थ्योरम। ये यहां से डिराइव होता है यूलर्स आइडेंटिटी से। क्लियर इतनी बात? इसको हम बोलेंगे डी मोइवरेज थ्योरम। तो ये हमारे पास यूलर्स आइडेंटिटी है, जो क्या बोल रही है, e टू द पावर आई थीटा है, थीटा रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, ये बात याद रखो, e टू द पावर आई, लेकिन आई के साथ जो थीटा है वो एंगल है, वो क्या है, एंगल है, वो रेडियन में भी हो सकता है और डिग्रीज में भी हो सकता है, वो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, याद रखना, थीटा कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, थीटा क्या है, एंगल है, जो रेडियंस या डिग्रीज में हो सकता है। तो यूलर्स हमें क्या बोलते हैं, यूलर्स हमें बोलते हैं, अगर आपके पास
e टू द पावर आई थीटा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। फिर हमने क्या बोला, अगर हम ऐसा लिखें e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n तो वो क्या होगा e टू द पावर आई इंटू एन थीटा। फिर यूलर्स आपको क्या बोलते हैं, आई के साथ जो यहां पे थीटा n कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, तो डिग्री को मैं किसी भी रियल नंबर के साथ या रेडियंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री कम या ज्यादा होगी वहां पे वो, लेकिन डिग्री ही रहेगी या रेडियंस ही रहेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। तो e टू द पावर आई एन थीटा यूलर्स आइडेंटिटी का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो वो क्या बोल रही है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो cos इंटू एन थीटा, cos ऑफ एन थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ एन थीटा। और इसी को ही, क्योंकि e टू द पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, और इसका रिजल्ट आया ये, इसको बोलते हैं डी मोइब्रेज थ्योरम। तो जितनी हमें बेसिक्स में थ्योरी चाहिए थी उतनी हमने सीख ली है। नाउ वी आर रेडी फॉर प्रॉब्लम्स। आर यू रेडी गाइस? ओके, हाँ बिल्कुल ओके। ओके यहां पे देखो जो ज्यादा इंग्लिश लिख रहे हैं, मतलब ये उनको ना देख लो, ये ऐसे ही है बिल्कुल। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है आई एंड जे तो यूनिट वेक्टर होते हैं, वो कैलकुलस में बिल्कुल हम वेक्टर कैलकुलस में उनको यूनिट वेक्टर्स का नोटेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नोटेशन नहीं है। यहाँ पे सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को दिखाने के लिए आई या जे यूज करते हैं बिल्कुल। हाँ यहां तक देखो, जो भी थ्योरी चाहिए थी बस इतनी नोटबुक में लिख लेना, बेसिक्स के लिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। अभी जो भी थ्योरी चाहिए सीधा सीआर इक्वेशंस के लिए वहां पे चाहिए होगी, वही देखनी है। अभी जितनी थ्योरी चाहिए बेसिक्स के लिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे वहां पे बेसिक्स का जो चैप्टर होगा उसमें इतना अगर आपको आता है तो सारे पीवाईक्यू आपके निकल जाएंगे। क्लियर? हाँ ओके, तो चलो एग्जाम्पल्स हम अभी करते हैं स्टार्ट। तो एग्जाम्पल्स मैं आपसे ही पूछूंगा कैसे करने हैं बेसिकली। तो आज हम 5 से 6 एग्जाम्पल करेंगे और आपको असाइनमेंट दिया गया है, और मेरा लेक्चर ध्यान से देखना, लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, जो भी चीजें बताइए एग्जाम्पल्स वहीं से ही दिए गए, और एग्जाम्पल के आंसर भी आपको ही बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल हम पहला सबसे इजी एग्जाम्पल उठा रहे हैं, तो मुझे बताओ क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन वन आज का देखते हैं। जितनी फटाफट आप आंसर दोगे उतना 2-2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई वेयर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई इज गिवन बाय व्हाट, 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन भी चलो आपके लिए लिख देता हूं। एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन है e टू द पावर -π/2, और एक ऑप्शन है c π/2, और डी ऑप्शन है आपका 1, डी ऑप्शन है आपका 1। तो ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसका सॉल्यूशन आधे उतने में आ जाएगा, उतने में आ जाएगा। और क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 भी वही लिखूंगा जो आप में मींस इजीली कर सको, और कुछ नहीं है, ये सब चिल्लर क्वेश्चन है। द मॉड्यूलस ऑफ नंबर, ये सब देखो आपको जो बेसिक्स पढ़ा है गेट में भी क्वेश्चन आते हैं यहां से। द मॉड्यूलस ऑफ नंबर, और नंबर यहां पे दिया गया है 3 + 4i डिवाइड बाय 1 - 2i, 3 + 4i डिवाइड बाय 1 - 2i। ये 2 क्वेश्चन है सिंपली। जितनी फटाफट सॉल्व कर दोगे तो आगे फिर दूसरे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। जितनी फटाफट सॉल्व करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। अभी भी सेशन खत्म होने में 15 से 20 मिनट है, तो हम 8 से 10 क्वेश्चन सिंपली देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे कुछ लोगों ने बोला डी, कुछ लोगों ने बोला बी। बस ऐसे ही तुक्के लगाते रहो तुम। जो तुक्के लगा रहे हैं उनसे नहीं बनेगा, जो तुक्के लगा रहे हैं उनसे नहीं बनेगा। दूसरा कोई अगर ये सोच रहा है आई टू द पावर आई, यहां पे तो सब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज ही दिख रही हैं, तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आई टू द पावर आई, कुछ लोग सोचेंगे ये तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आंसर तो इमेजिनरी फॉर्म में होना चाहिए। चारों ऑप्शंस रियल है, ऐसा कैसे हो गया? ओके, डी किसका तुम लोग डी बोल रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। डी कहां से हो गया? डी 0। ओके वेरी गुड, बहुत ही बेसिक्स आपके क्लियर ही नहीं है। अभी ध्यान दो, लेट अस से z इज इक्वल टू आई टू द पावर आई, लेट अस से z इज इक्वल टू आई टू द पावर आई। अभी यूज करो यूलर्स आइडेंटिटी का। हम आई को
हम i को e टू दी पावर i पाई बाय 2 लिख सकते हैं, e टू दी पावर i पाई बाय 2 लिख सकते हैं। मतलब बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है और लेक्चर भी नहीं देखना ध्यान से। देखो यूलर्स आइडेंटिटी का मैंने यूज किया, i को मैं e टू दी पावर i पाई बाय 2 लिख सकता हूं, क्योंकि यूलर्स आइडेंटिटी मुझे क्या बोलती है, e टू दी पावर i पाई बाय 2 क्या होगा, cos पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर i है तो e टू दी पावर i पाई बाय 2। तो यूलर्स आइडेंटिटी मुझे ये बताती है e टू दी पावर i पाई बाय 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 होता है 0, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो e टू दी पावर i बाय 2 क्या होगा, i होगा। उसकी जगह मैं यहां पे क्या लिख दूं, मींस i की जगह पे मैंने लिख दिया e टू दी पावर i पाई बाय 2। और यहां पे देखो इस ब्रैकेट के बाहर आपको i दिख रहा है, तो ये i मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z e टू दी पावर i स्क्वायर इंटू पाई बाय 2, और i स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस पाई बाय 2। i स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो i स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, i स्क्वायर आ गया -1, तो z क्या हो गया e टू दी पावर माइनस पाई बाय 2। तो यहां पे किसी को कुछ डाउट है क्या, इसका आंसर आएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी तुक्के लगाए हैं बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ फर्स्ट का बी। अभी आ जाओ सेकंड पे। लेटस से ये z मुझे दिया गया है 3 प्लस 4i 1 माइनस 2i, इसका मॉड्यूलस पूछा है। तो हमें पता है दो नंबर अगर क्वोशंट में हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका मॉड्यूलस क्या होता है, जो न्यूमरेटर में नंबर है उसका मॉड्यूलस निकालो और जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका मॉड्यूलस निकालो, दोनों का डिवीजन ले लो। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16। इसका मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, तो ये क्या आएगा 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आ गया अपना आंसर। तो दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट का बी बस। हाँ तुम भी अभी रुक जाओ थोड़ा, तुम भी रुक जाओ, शांति रखो, बहुत जल्दी आंसर दे दिए। अभी एक और क्वेश्चन लगाता हूं ना मैं, तो वहां पे ध्यान देना। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, नहीं और नहीं, एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा। ओके तो बताइए x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन आ गए हैं, कर लिया है इसको। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। द कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो मैं क्वेश्चन यहां पे ढूंढ रहा हूं आपके लिए, कौन से क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन देखो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन कौन सी ब्रांच में आया है, ये 2017 में केमिकल ब्रांच में आया। तो केमिकल ब्रांच वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करें। पूछा है द रियल पार्ट ऑफ 6 into e to the power I pi by 3, 6 into e to the power I pi by 3, the real part of 6 into e to the power I by 3. Let us say z is equal to 6 into e to the power I into pi by 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन शॉर्ट रियल पार्ट निकालना है, तो निकालो रियल पार्ट। तब तक मैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी लिख दूंगा, तब तक मैं यहाँ पे एक फोर्थ क्वेश्चन भी लिख दूंगा। ये आप आई होप बना लोगे, अगर यूलर्स आइडेंटिटी आती है तो ये बना दोगे। क्वेश्चन फोर देखो कैसे होगा। क्वेश्चन 4 हम थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स है आपके। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 प्लस i इंटू 1 बाय 2 इफ z इज then z to the power 4 is what? z to the power 4 is what? चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, यहां पे चार ऑप्शन दिए गए। तो फटाफट इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर बताओ। अरे यार एक 200 स्टूडेंट्स लाइव है और लाइक मुझे दिख रहे हैं 110, ऐसा कैसे चलेगा मेरे दोस्तों, ऐसा कैसे चलेगा। 180 190 अगर लाइव है तो उतने लाइक भी कर दो यार। हाँ हिट द लाइक बटन। देखो जो जितना पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये द रियल पार्ट ऑफ 6 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाय 3 क्या होगा, 3 होगा। वेरी गुड। इसमें देखो क्या लगाओगे, यूलर्स आइडेंटिटी। यूलर्स बाबा क्या बोल के गए, ई टू द पावर आई थीटा हो तो उसको cos पाई बाय 3। यूलर्स जी बोलो, जी रिस्पेक्ट करो। ये जो टीचर्स होते हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिन्होंने हमें सिखाया है, इतना ज्ञान दिया है। आजकल ऐसे ज्ञान की बस की बात ही नहीं है ऐसी फाइंड करना। देखो ये सब चीजें दी हैं मैथमेटिशियंस ने, तो कितनी चीजें हमें प्रॉब्लम मतलब सोल्व हो जाती है। लोग ऐसे ही फालतू में इनका नाम चेंज करके मजाक उड़ाते हैं।
ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 6 इंटू कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 क्या होता है 1/2 प्लस 6 इंटू आई बाहर निकालो, और साइन पाई बाय 3 क्या होता है √3/2। तो ये क्या हो गया 3 प्लस आई इंटू 3√3। तो अगर इसका रियल पार्ट निकालोगे तो रियल पार्ट z का होगा 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा z का, वो होगा √3 तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता बताओ इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो क्या होता 3√3। क्लियर इतनी बात, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलो अभी इसमें आते हैं क्वेश्चन 4 में। तो क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट सोचेंगे मैं z को क्या करूंगा, क्योंकि मुझे z4 चाहिए, तो मैं ऐसी तरकीब लगाऊंगा z इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू z इंटू z इंटू z इंटू z इंटू z। फिर वो z को z के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर z को z के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और फिर दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। इतना लंबा वो प्रोसीजर लगाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे z दिया और ऐसा पूछा हो z टू दी पावर 10 बताओ, z टू दी पावर 3 बताओ, z टू दी पावर 4 बताओ, आंखें बंद करके, मैट्रिक बता रहा हूं, आंखें बंद करके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए r और थीटा। मुझे दो चीजें चाहिए r और थीटा। मुझे बताओ r क्या होता है, r होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर करो क्या होगा 3/4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो वो भी क्या होगा 1/4। इसका क्या आएगा आंसर 1 आएगा। सिंपल, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। थीटा निकालो, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें साइन की कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा एंगल। तो क्या होगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2 डिवाइड बाय √3/2 ये निकालोगे तो क्या आएगा 30 डिग्री या π/6। तो मतलब इसका मतलब z क्या है मेरे पास r इंटू e टू दी पावर आई थीटा, r 1 है तो वो हो गया 1, और ये क्या हो गया e टू दी पावर आई π/6, e टू दी पावर आई π/6। अच्छा समझ गए ना इतनी बात। चलो अगर z टू दी पावर 4 निकालना है तो दोनों साइड क्या करो पावर 4 ले लो, दोनों साइड पावर 4 ले लो। क्लियर। तो i इंटू π/6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा e टू दी पावर आई 2π/3। क्लियर इतनी बात। तो हमें क्या करना है, मैं पहले ही बताया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है z दिया हुआ है फिर बोल रहा है z टू दी पावर 4 निकालो, 5 निकालो, 3 निकालो, 6 निकालो, 8 निकालो, 100 निकालो, तो हमें इस टाइप का प्रोसेस नहीं करना है, टाइम बचाना है। आंखें बंद करके, मतलब आंखें बंद करके नहीं खोल के ही इसको सॉल्व करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। z को क्या कर दो पोलर फॉर्म में लेके आओ, r निकालो, थीटा निकालो, क्योंकि एक बार पोलर फॉर्म में आ गया तो ऐसी पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। क्लियर मेरी बात। तो z टू दी पावर 4 क्या आ गया e टू दी पावर आई 2π/3। अपना क्या लगा फेमस यूलर्स आइडेंटिटी, तो z टू दी पावर 4 क्या होगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, आई साइन 2π/3। क्लियर इतनी बात। तो cos 2π/3 मतलब क्या होगा पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 मतलब क्या होगा माइनस cos 60, मतलब क्या होगा माइनस cos 60 मतलब क्या होगा 1/2 माइनस 1/2, और ये क्या होगा साइन पाई माइनस π/3 मतलब साइन π/3 वो क्या होगा √3/2, क्या होगा √3/2। तो ये आपका आ गया z टू दी पावर 4। आंसर आपका गेम हो गया ओवर। ओके ओके माइनस 0.5 प्लस, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा जिनको यही नहीं पता कौन सी एग्जाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हम गेट के लिए पढ़ा रहे हैं, हम गेट के लिए पढ़ा रहे हैं। -1/2 प्लस j इंटू √3/2। ओके चलो ये कमेंट बंद कर दो, गेट के लिए पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं वो सब करना बंद कर दो, क्योंकि जिसको पता है जेनिक का चैनल है, जो भी आया होगा सबको पता है गेट के लिए ही आते हैं। हाँ बीएससी वाले भी देख सकते हैं, एमएससी वाले भी देख सकते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीखना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ्स से ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं कुछ अलग चीजें पढ़ा रहा हूँ, अपना जादू टोना कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो चलो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन देख लेते हैं, और दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात, 250 डेज प्लान में भी कुछ मैंने क्वेश्चंस किए हैं जो मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि डबल टाइम वहां पे देने का कोई मतलब नहीं बनता। जो 250 डेज में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, वो आप डायरेक्ट वहीं पे जाके देख लेना। तो उनसे आपको
क्यों 250 डेज प्लान में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारी सीरीज में, जो टफ ज्यादा, जहां पे बच्चे ज्यादा फंसते हैं, वही मैंने क्वेश्चंस वहां पे उठाए हैं। तो वहां पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कौन कौन से वीडियोस आपको देखने हैं। क्लियर? तो अभी चलो इंटीग्रल का इस बात पे एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो मैं देखता हूं स्टार वाले क्वेश्चन पकड़ता हूं। वो क्वेश्चन कौन से हैं वो देखता हूं, फिर वही आपको बनाने हैं। तो इफ ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, आपको बताना इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेयर x y आर रियल, then the value of e to the power j into z is equal to what? e to the power j into z is equal to what? इसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। तो आपके पास क्या पता होना चाहिए वो देखो, आपको क्या पता होना चाहिए वो देखो। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसलिए हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से। चलो मुझे देखने दो, एक और क्वेश्चन अगर हम लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाएंगे। सिंपल एक इंटीग्रल का क्वेश्चन लेते हैं, गेट में 2 बार आया है। व्हाट विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू द पाई बाय 2। अभी देख के डर मत जाना, इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल है। यहाँ पे यूलर्स आइडेंटिटी का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, इसलिए इसको मैं ले रहा हूं sin x डिवाइड बाय cos x माइनस आई साइन एक्स dx, इसको सॉल्व करना सिंपल। और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन है 3 से 4 जो कि मैंने 250 डेज प्लान में एक्सप्लेन किए हैं। और आप PYQ लगाओ, PYQ में कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में डालो, आई एम देयर टू हेल्प यू। क्लियर? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। e टू दी पावर jz, अगर e टू दी पावर jz है, तो मुझे बताओ z क्या होगा? z होगा आपका x प्लस, अच्छा x प्लस आई वाई है या x प्लस जे वाई है, वो मुझे देखने दो। x प्लस जे वाई है क्योंकि यहां पे j दिया गया है, तो e प्लस j इंटू वाई। क्लियर इतनी बात? e प्लस j इंटू एक्स प्लस जे वाई। तो ये हो गया अपना, लेट अस से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू दिस, इसका मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? e टू दी पावर jx इंटू e टू दी पावर माइनस वाई, क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा e टू दी पावर jx प्लस जे स्क्वायर वाई, और जे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ऐसा एक क्वेश्चन में दे दिया है। तो जे स्क्वायर क्या होगा? -y। बेस सेम है तो हम पावर्स को एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं। e टू दी पावर jx इंटू e टू दी पावर -y लिख सकते हैं। अभी ध्यान दो, ये मैंने बात वहां पे नहीं बताई थी। यूलर्स आइडेंटिटी हमें क्या बोलती है? e टू दी पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मुझे बताओ इसका मॉड्यूलस क्या होगा e टू दी पावर आई थीटा का? सिंपली देखो, e टू दी पावर आई थीटा क्या है? क्या? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर करूंगा, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा और स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, और उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? 1। इसका मतलब e टू दी पावर आई थीटा हो, जहां पे थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर e टू दी पावर आई थीटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो e टू दी पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि यहां पे दिख रहा है e टू दी पावर jx। अभी यहां पे ध्यान दो, ये खत्म नहीं हुई है यहां पे कहानी। अभी यहां पे सिंपली क्या है मेरे पास? e टू दी पावर jz को मैंने क्या कर दिया? ऐसे एक्सपांड कर दिया, तो क्या हुआ? e टू दी पावर jx इंटू e टू दी पावर माइनस वाई, और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ e टू दी पावर jx इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ e टू दी पावर माइनस वाई। क्लियर इतनी बात? तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, यहां पे ध्यान दो, e टू दी पावर j थीटा आई थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? x है, तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा? e मॉड्यूलस ऑफ e टू दी पावर माइनस वाई, और y कोई रियल, y दिया गया है कोई रियल नंबर है, और e टू दी पावर माइनस वाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे e टू दी पावर माइनस वाई। ये इसका आ गया
आंसर। क्लियर इतनी बात? तो चलो ये सिंपल था, ये क्वेश्चन सिंपल था। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यूलर्स आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। 0 टू दी, कहां से हमें इंटीग्रेट करना है? 0 से पाई बाय 2। cos x प्लस आई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर आई एक्स, e टू दी पावर आई एक्स। और ये क्या होगा? ये होगा अपना e टू दी पावर माइनस आई एक्स, e टू दी पावर माइनस आई एक्स, और ये क्या हो जाएगा? dx। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस 2 आई एक्स dx। क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस 2 आई एक्स dx। इसको आगे सोल्व करना और मुझे बता देना कि आंसर क्या आ रहा है। ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax dx। और यहां पे a की जगह क्या है? माइनस, और यहां पे प्लस आएगा। अभी ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। ये वाला इंटीग्रेशन हम करते हैं e टू दी पावर ax dx। तो इसका इंटीग्रेशन तुम कैसे करते हो? e टू दी पावर ax डिवाइड बाय a प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2 किसका? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, cos x प्लस आई साइन एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस आई साइन एक्स इंटू dx। cos x प्लस आई साइन एक्स को हमें पता है यूलर्स आइडेंटिटी से e टू दी पावर आई एक्स लिख सकते हैं। cos x माइनस आई साइन एक्स को यूलर्स आइडेंटिटी से हमें पता है क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर माइनस आई एक्स लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात? और e टू दी पावर माइनस आई एक्स, और इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 2ix। और फिर मैंने बोला इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पे a क्या है? 2i है। a क्या है? 2i है। तो चलो मैं ही बना देता हूं। इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो नीचे क्या आएगा? 2i, क्योंकि इसको कंपेयर करो इसके साथ तो क्या होता है? अगर e टू दी पावर 2ix का इंटीग्रेशन लेंगे तो ऊपर आएगा सेम e टू दी पावर 2ix, और डिवाइड में क्या आता है? जो x का कोएफिशिएंट होता है। यहां पे x का कोएफिशिएंट a था वो नीचे आया, यहां पे x का कोएफिशिएंट 2i है वो नीचे आ गया। क्लियर इतनी बात? और इसका कहां पे है? लोअर लिमिट है 0। कहां से इंटीग्रेट करना है? 0 से पाई बाय 2। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो 1/2i इनटू क्या होगा? देखो e टू दी पावर 2i इंटू पाई बाय 2। 2i इंटू पाई बाय 2, 2 कट करो, e टू दी पावर आई पाई, e टू दी पावर आई पाई। और माइनस क्या आएगा? e टू दी पावर 0 मींस 1, e टू दी पावर 0 मींस 1। x 0 हो गया, 2i इंटू 0 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। अभी यूलर्स आइडेंटिटी लगाओगे तो ये क्या आएगा? e टू दी पावर आई पाई cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, तो इसका आंसर आएगा -1 -2। इसका आंसर आएगा -1 डिवाइड बाय आई। नीचे ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? फाइनली आई आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे। ओके, वन आई 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 ओके, आई 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 आई। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो इस क्वेश्चन को, अभी देखो कुछ बच्चे कहां पे फंस सकते हैं। इसमें 1b आंसर दिया है, इसमें 1b आंसर दिया है। तो इस देखो मैंने यहां पे यूलर्स आइडेंटिटी आपको बताई, तो उसमें मैंने क्या बताया? अगर e टू दी पावर आई थीटा, और थीटा वहां पे क्या होगा? एंगल्स होगा डिग्री में या रेडियंस में। रेडियंस में इन द सेंस जैसे कि मैं बोलूं पाई बाय 3, तो वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। तो जो थीटा है वो रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां अगर ये बात याद रखो, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है e टू दी पावर आई और थीटा क्या है? एक रियल नंबर है, तो आप यूलर्स आइडेंटिटी ऐसे लगा सकते हो और कंक्लूड कर सकते हो कि e टू दी पावर आई इंटू एक्स या y वाले फॉर्म का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जे के साथ यहां पे देखो मैं इसको थीटा मान लेता हूं, लेकिन ये थीटा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अलग से आर्ग्यूमेंट निकलेगा। तो इस केस में e टू दी पावर jz में मैग्नीट्यूड 1 नहीं लिख सकते। एक ही केस में मैग्नीट्यूड 1 लिख सकते हैं जब j के साथ जो यहां पे आपका दिख रहा है वो थीटा क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इसने क्वेश्चन में दिया है x प्लस jy। तो हम क्या लिख सकते हैं? j इंटू जेड को लिखा x प्लस jy, तो ये क्या हो जाएगा? फिर क्योंकि
बेस सेम है, पावर एडिशन में है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा अप्लाई किया, जे स्क्वायर होगा -1, क्योंकि जे क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर jx इंटू e टू द पावर -y इंटू e टू द पावर -y। और अभी यहां पे ध्यान दो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो यहां पे मैं एक चीज, चलो पहले इसको समझो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इन शॉर्ट हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमने, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास, उनके प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, जो उन दो नंबर्स का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड होता है उनका प्रोडक्ट, जो कि हमने पहले देखा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको मैंने क्या किया, यूलर्स आइडेंटिटी मैंने आपको समझाया। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या करो, इसको मान लो एक नंबर, इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर हमने क्या बोला, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करो, जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है उसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे। फिर हमने क्या बोला, e टू द पावर -y हमेशा पॉजिटिव होगा, y कोई भी रियल नंबर हो, e टू द पावर -y हमेशा पॉजिटिव होगा, और e टू द पावर jx अभी ये i थीटा के फॉर्म में बन चुका है। चलो मैं इसको j थीटा लिख देता हूं ताकि डाउट ना हो आपको, j थीटा लिख देता हूं इसको, j। अभी ये e टू दी पावर jx e टू दी पावर j थीटा के फॉर्म में है, क्योंकि x क्या है, एक अलग से रियल नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसलिए इसका यहां पे डायरेक्टली रिजल्ट 1 नहीं लिख सकते। क्लियर इतनी बात? ओके, बिल्कुल। हिट द लाइक बटन, वेरी गुड, हिट द लाइक बटन। तो चलो अभी मैं पहले ही बता दूं कुछ चीजें आपको। 250 स्टूडेंट्स लाइव हैं, और कितने दिख रहे हैं मुझे लाइक, 130, और लाइक कितने हैं, 140 हुए हैं अभी तक, 140। तो चलो अभी मुझे एक बात मुझे बता दो, अभी जो भी लेक्चर में चला है आज, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता दो अभी, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पे सिंपल इंटीग्रेशन था, लेकिन हमने यूलर्स आइडेंटिटी का कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो हम देख रहे हैं। और यहां पे क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली इसने प्रोडक्ट पूछा था। इस क्वेश्चन में एक ही गेम था, गेम ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसा समझेंगे कि e टू द पावर j थीटा का फॉर्म है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एज पर यूलर्स आइडेंटिटी 1 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। j के साथ जो यहां पे आपको टर्म दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, थीटा डिग्रीज में या रेडियंस में, इंश्योर कोई रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, इसको की पॉइंट नोटबुक में लिख देना है आपको। ओके, चलो ठीक है, अभी आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं हम, समाप्त करते हैं। जो कल असाइनमेंट, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, आज मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स नए भी यहां पे जुड़े हैं, तो जिनके पास भी असाइनमेंट नहीं है वो कृपया टेलीग्राम ग्रुप में पहले जाएं, लिंक नीचे दिया गया है, डाउट सॉल्विंग सेक्शन वहीं पे होगा। और असाइनमेंट के लिए आपको जेनिक लाइव ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, असाइनमेंट के लिए आपको जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें से आपको सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू सेशन या असाइनमेंट में, तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नीचे लिंक दिया गया है वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी वहां पे क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो आज थोड़ा हम फास्ट इसलिए गए हैं क्योंकि ये बेसिक्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसको बोलते हैं, सीआर इक्वेशंस क्या होते हैं। हमारा जो पूरा जो फोकस होगा कल के लेक्चर पे वो सीआर इक्वेशंस पे होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक में से, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, वहां से एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 99%, वो है सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, उस पे हम 2 लेक्चर देंगे, और लास्ट के 2 लेक्चर्स हम देंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स पे, उसमें से एक लेक्चर हम देंगे लाइन इंटीग्रल्स पे, और एक देंगे हम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पे, क्योंकि 250 डेज में मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। क्लियर इतनी बात? ओके, तो चलो आज सबको थैंक यू सर, गुड क्लास सर। तो आप अपना मैं पहले एक बात आपको बोल दूं,
बिल्कुल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4 वाला, ये गेम क्वेश्चन था। और 250 डेज का कौन सा वीडियो देखना है वो मैं आपको बता देता हूं, बने रहिए मेरे साथ। 250 डेज का मैं अभी बता देता हूं। 250 डेज का, चलो 250 डेज में आपको कौन सा वीडियो देखना है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दूंगा कि 250 डेज में कौन सा वीडियो देखना है। फिर हमेशा की बार आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज के क्लास का फीडबैक देना है। फीडबैक डेली देते रहिए ताकि मुझे भी पता चले आप कहां फंस रहे हो, ताकि मैं आपको वहां पे फंसने से बचा सकूं। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे शाम को इसी टाइम पे 7 बजे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।